So criticism is one of the weakest area of occultism, क्योंकि when we do criticism तो जाने अनजाने ही ऐसा प्राबद ऐड करता है, हमारी क्रियामान से, हमारी कर्मों से, हमारी प्रारब्ध के अंदर जब ऐड होके आता है, उसके जो फल देने भुगतने पड़ते हैं, तब हमें विश्वास नहीं हो पाता या हमें समझ नहीं आ पाता हम क्या दे रहे हैं. बट क्रिटिसिज्म इज नो वेयर स्टैंड्स इन ऑकल्टिज्म. एंड सो दी अदर जो पांच इंसान की जो पांच बताई गए हैं, दैट्स काम, क्रोध, वासना और ईगो. क्या हो गए? तीन हो गए ना, काम, क्रोध, ईगो, मोह लोभ, मोह मोह. मोह मोह. पांच विकार जो बताए गए हैं, इन पांच विकारों से निकलने का प्रावधान भी हमारे कर्मों के माध्यम से हमारे चार्ट्स के अंदर डिजाइन होके आया होता है. और इन पांच विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने का वन ऑफ द वे इज ऑकल्ट साइंस. वन ऑफ द वे बोलूंगा, क्योंकि मेडिटेशन और गुरु धारण इज above the occult sciences, is far above the occult sciences, right? So एक मिनट, give me a minute please.
Yeah, I'm sorry. So, oh voice sir. Let's have a prayer first. उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं. Prayer, right. So coming back to the subject, आपका स्वागत है सत्यनारायण जी. We had the introduction round already. Dr. Iqbal Kaur ji, आपका स्वागत है. We have the Thank you, introduction sir. round already. So before starting, I request you if you can give your quick introduction. सत्यनारायण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज. सर, मेरा नाम सत्यनारायण है और जी. मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में. जी. और लाल किताब में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आपको भी पता है सर, मैं पिछले 1 साल से वेट कर रहा हूँ इस क्लास के लिए. तो बहुत अच्छा लगा सर आपने ये क्लास चालू करी और आपका हार्दिक धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू जी. डॉक्टर इकबाल कौर जी. नमस्कार सर, मैं नमस्कार. मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में कुरुक्षेत्र में, और मेरा लाल किताब में सर बहुत इंटरेस्ट है. आई वाज आल्सो सेम वेटिंग फॉर दिस कोर्स. Right. So nice of you hearing from you the interest in लाल किताब. आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. हेदर शाह जी बोलिए आप. सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग. सर मैं एक रिक्वेस्ट कर रही थी कि लाल किताब आप जो सिखाने वाले हो तो उसका एक पिक भेज सकते हो सर ऑथर के साथ में. तो मुझे एक बाय करना है एक्चुअली इसके लिए. तो साथ में क्या रीडिंग के साथ में आपका क्लास रहेगा तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा सीखने के लिए, इफ पॉसिबल. ओके. तो नहीं, पिक तो खैर मैं दे दूंगा बुक का. बुक हाँ, तो बाजार में बहुत मतलब जो सारी आप हैं. सिखाने वाले हो ना सर, कि जो आप सिखाने वाले हो ना, मैं मेरे तो को वही जोशी जी की, मैं तो ओरिजिनल पंडित रूपचंद जोशी जी का ही लाल किताब सिखाऊंगा आपको. क्योंकि तो मैंने पंडित अमेज़न रूपचंद में जोशी देखा. जी का, हाँ जी. पंडित रूपचंद अमेजोन में अवेलेबल है. प्लस उसके अलावा मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है पंडित रूपचंद ओके. जोशी जी की बुक का. मैं आपको अच्छा, पीडीएफ दे देता हूँ. डन चलेगा. मैं क्योंकि आपको ग्रुप में वो अमेज़न पे पीडीएफ ना, दे देता हूँ. श्योर सर, है ना श्योर चलेगा, वो भी चलेगा सर. सर. पीडीएफ सबको दीजिए सर. सर ग्रुप में आएगी, सबको मिलेगा जिसको सर. ग्रुप में मिल जाएगी सबको. हाँ ठीक है. ठीक है जी, धन्यवाद आपका. चलिए सर की बैक टू. शरण में आए तो सबको बराबर ही मिलेगा. धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. चलिए थोड़ी सी वार्तालाप करें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे. सो मैं आपको ये कह रहा था, द लास्ट पॉइंट वाज लाइक हमारे शायद कर्मास पे हम बात कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कैन समबडी रिमाइंड मी? कर्मास पे बात कर रहे थे हम. यस सो सर. या सो लाल किताब पंडित रूपचंद जी जोशी जी द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1898 में हुआ था. पंजाब के उस प्रांत, मतलब जो आज पंजाब का वो प्रांत पाकिस्तान की तरफ आता है. तो वो डिफेंस में उस टाइम में फौज में थे, और ड्यूरिंग दैट पीरियड उन्होंने साथ में विद्या हासिल करी, उन्होंने सीखा, उन्होंने लाल किताब पे लिखा. लाल किताब की जो पद्धति है ना, उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा वैदिक है. द गुड थिंग इज दैट उस लाल किताब की पद्धति में उन्होंने अपनी सूझ समझ से, एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले प्रदान किए जो वैदिक नहीं देता एक्चुअली. लेकिन अगर कोई बोले कि बेस अलग है, नो वे, बेस इज वैदिक. जननी वैदिक की है. जननी भरत प्राशा ऋषि द्वारा लिखी गई ज्योतिष शास्त्र की पे ही आधारित है ये. इन्होंने कई बुक लिखी संपर्क में. 1939 में पहली बुक लिखी इन्होंने, फरमान जिसको बोला गया. 1940 में इन्होंने फिर एक बुक लिखी जिसको समुद्रिक लाल किताब बोला गया. 41 में फिर एक बुक लिखी जिसको इलम बोला गया. 41 में एक और किताब लिखी जिसको कविता के रूप में उन्होंने लिखी, जिसको लाल किताब का तीसरा हिस्सा बोला गया. 42 में जो लिखी वो इलम बोला गया उसको. और 52 में लिखी गई एक किताब, और उसको 41 वाली गुटका बोला गया, और 52 में लिखी गई किताब जो लाल किताब के नाम से प्रसिद्ध है.
लाल किताब को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कहानी समझते हैं लाल किताब के बेस पे। जो लाल किताब उन्होंने लिखी, पंडित रूपचंद जोशी जी का मानना यह था कि संसार की शुरुआत में ब्रह्मांड में आकाश और पाताल दो चीजें हैं। ब्रह्मांड में आकाश और पाताल दो चीजें हैं, ठीक। अब आकाश और पाताल के बीच में जीव पैदा हुआ, जीवन पैदा हुआ, जीव आया, जीवन आया। तो जीव को उन्होंने बोला बच्चा, बच्चे का रूप लिया, शिशु आया, और शिशु ने बुद्ध का आकार लिया। जो ब्रह्मांड के अंदर शिशु का जन्म हुआ वो बुद्ध का आकार हुआ। सबसे पहले उन्होंने बोला अंधेरा था, अंधेरा शनि, तो बुद्ध के साथ शनि कनेक्ट हुए क्योंकि वो अंधेरा है। तो बुद्ध ने शनि को जगह दे दी, जीव को शनि को जगह देनी पड़ी। अब सूरज देवता भी थे वहां पे, सूरज रोशनी थी, तो बुद्ध को सूर्य को भी जगह देनी पड़ी, शिशु को, तो उन्होंने सूर्य देव को भी जगह दे दी। बुद्ध के साथ शनिदेव और सूर्यदेव हर जगह पे आ गए उनके साथ साथ। अब ब्रह्मांड में हवा भी है। हवा को डिनोट किया गया बृहस्पति देव से, गुरुदेव से। हवा खुली है, हर जगह जा सकती है, हर जगह फिर सकती है। हवा के साथ साथ हर चीज चलेगी। यहां पे उन्होंने बोला बुद्ध जो बच्चा है, जो मान लिया जाए कि एक शीशी में है या एक शीशे के बॉक्स में है, जहां उन्होंने बोला अंधकार और रोशनी का ट्रांसपेरेंसी हो सकती है या प्रवेश हो सकता है, क्योंकि शीशे के बॉक्स में रोशनी भी आर पार हो जाएगी और अंधेरा भी आर पार हो जाएगा। तो उन्होंने बुद्ध को, बुद्ध देव ने, क्योंकि शीशे का बॉक्स भी इसलिए बुद्ध को देव को बोला गया, तो उन्होंने रोशनी को और शनि को जगह दे दी कि शनि भी आर पार होएगा तो अंधेरा का अंधेरा ही ना रहेगा, काले का काला ही रहेगा, और रोशनी भी आर पार होगी तो सूर्य सूर्य ही रहेगा, तो सूर्य को भी जगह दे दी, तो वहां से कनेक्ट हो गया। अब अगर हवा की पर्सपेक्टिव से बात किया जाए, हवा अंदर का बाहर, बाहर का अंदर नहीं कर सकती। जो हवा बाहर है वो बाहर है, और अंदर है तो अंदर है। उन्होंने एक प्रकार से, बुद्ध देवता ने वहां पे गुरुदेव को जकड़ लिया, फंसा दिया। बुद्ध देव को जब फंसाया तो बुद्ध जहां कनेक्ट शनिदेव से हुए दोनों जगह हुए, जहां सूर्यदेव से हुए वहां दोनों जगह हुए, बट गुरुदेव से कनेक्ट नहीं हो पाए। इसलिए बुद्ध देव गुरुदेव से कनेक्ट नहीं हो पाते। जो ये ऑथर के पर्सपेक्टिव से हम बता रहे हैं, लॉजिकल तथ्य जो उन्होंने दिया हुआ है, उनका कहना है, दूसरे शब्दों में, बृहस्पति देव और बुद्ध देव दोनों एक दूसरे के साथ कार्मिक बंधन में बने हैं, उलझन में बने हैं, उलझन में पैदा हुए हैं, जो कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। जिस प्रकार वो कहते हैं आत्मा और शरीर, शरीर के अंग कर्मों के जंजाल में बंधे रहते हैं, इसी प्रकार बुद्ध और गुरु इकट्ठे होते हुए भी इकट्ठे नहीं रह पाते हैं। उन्होंने इसलिए बुद्ध और गुरु को, दोनों को दुश्मनी के माध्यम से दिया कि इकट्ठे होते हुए भी इकट्ठे नहीं है। लाल किताब के पर्सपेक्टिव से पंडित रूपचंद जोशी जी ने ग्रहों को अपनी अपनी जगह पे बिठाया, और उन्होंने बोला कि कुछ घर ऐसे घर होते हैं जो हर ग्रह के अपने पक्के घर होते हैं, पक्का घर। जमीन होना एक अलग बात है और उसके ऊपर घर बनना दूसरी बात है। जमीन किसी की भी हो सकती है, और घर उस पे वो बनाएगा जिसका पक्का घर, जिसका हक है, उसको बोल दिया गया उसका पक्का घर। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मेष लगन की कुंडली बना ली जाए, जो कि लाल किताब का असूल है, लाल किताब में सारी कुंडली जो है काल पुरुष की कुंडली बनती है, इरिस्पेक्टिव आपकी कुंडली जन्म के समय में कोई भी लगन आपका आया हो, इरिस्पेक्टिव। अगर आप मेष लगन का कुंडली बना लें और प्लैनेट जहां जैसा है आपकी कुंडली में वैसा ही बिठा दें, इरिस्पेक्टिव राशि, तो ये बन जाती है लाल किताब की कुंडली, एज सिंपल एज दैट। आपने कुंडली बनाई, किसी भी सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाई आपने, और लगन में जो मर्जी राशि आ जाए उसका कोई कंसिडर मत करो, उसकी जगह पे एक नंबर लिख दो और वहां से 12 राशियां लिख दो, दैट्स इट। इतना सही काम है कुंडली बनाने का। इन तरह में कुंडली लाल किताब की बन गई। अब वो कहते हैं, पंडित रूपचंद जोशी जी कहते हैं कि सूर्य जो है पहले घर का पक्का मालिक है। इसके कई रीजन आ सकते हैं। सूर्यदेव उच्च के होते हैं पहले घर में, सूर्यदेव की पावर ज्यादा होती है, तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट रीजनिंग हो गई है। तो रीजनिंग में हम आगे जाके चलेंगे, बट एक बार समझ लेते हैं। सूर्यदेव पहले घर के पक्के स्वामी, उन्होंने बोला कि पक्का स्वामी सूर्यदेव पहले घर के। दूसरे घर के उन्होंने बोला बृहस्पति देव। दूसरे घर के पक्के स्वामी बृहस्पति देव को बोला। तीसरे घर के पक्के स्वामी मंगल देव को बोला उन्होंने। वो बोले तीसरे घर के अंदर पक्का स्वामी अगर कोई होगा तो मंगल देव होगा। चौथे घर में पक्का स्वामी चंद्रदेव। चौथे घर का पक्का स्वामी उन्होंने बोला चंद्रदेव, आप यहाँ के पक्के स्वामी हैं। पांचवें घर में फिर बृहस्पति देव आ गए पक्के स्वामी के रूप में। छठे घर के अंदर केतु देव को वो बोलते हैं जी आप यहाँ के पक्के स्वामी हैं। केतु देव आप यहाँ के पक्के स्वामी हैं छठे घर के अंदर। और केतु के साथ बुध भी यहाँ के पक्के स्वामी हैं। तो छठा घर एक ऐसा घर है जिसके अंदर केतु और बुध दोनों ही पक्के स्वामी की जगह प्राप्त करते हैं। सातवां घर बुध और शुक्र को दे दिया उन्होंने। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो जो घर है वो स्वयं का घर है, दोस्त का घर है, उच्च का घर है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने इसका कोई यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दिया, क्योंकि अगर देखा जाए ऊंच और नीच के पॉइंट ऑफ व्यू से छठा घर जो होता है केतु का नीच का घर होता है। फिर भी वो बोलते हैं कि पक्का घर, छठा घर जो होता है वो केतु का पक्का घर होता है, फिर भी वो ये बोलते हैं। सातवां घर शुक्र का और बुध का पक्का घर कहलाया, सातवां घर। आठवां घर मंगल और शनि देव का पक्का घर कहलाया। आठवां घर मंगल और शनि देव का पक्का घर कहलाया। नौवां घर गुरुदेव का पक्का घर कहलाया। 10वां घर शनिदेव का पक्का घर कहलाया। 11वां अगेन गुरुदेव का पक्का घर कहलाया। और 12वां घर राहु एंड बृहस्पति देव का पक्का घर कहलाया, 12वां घर। कुल मिला के 5 घर ऐसे हैं जो कि बृहस्पति देव के कंट्रोल में आते हैं। 2, 5, 9, 11 और 12। ये 5 ग्रहों को शनिदेव का पक्का घर बांधा गया, 5 घरों को, और बृहस्पति को, गुरुदेव को। और अगर मंगल अगर नेक होते हैं तो तीसरे घर को पक्का घर मंगल नेक के लिए माना गया, और मंगल मैलेफिक होते हैं, बद होते हैं, तो 8वें घर को मंगल का पक्का घर माना गया। ये लाल किताब के पर्सपेक्टिव से उन्होंने अपनी धारणा रखी। अगर जिसका जो पक्का घर है, अगर ग्रह अपने पक्के घर में बैठा हुआ है तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही प्रभावशाली होंगे, जो कि उन्होंने बताया।
रिजल्ट्स की बात तो हम आगे जाके करेंगे ही बहरहाल। अब वो ये कहते हैं कि हर प्लैनेट कई चीजों का कारक होता है। जैसे अगर हम बात करें इंसान के शारीरिक पर्सपेक्टिव से, तो उन्होंने बोला कि बृहस्पति देव इंसान का माथा और नाक गुरुदेव के दायरे में आती है। चेहरे की बात करें अगर हम सिर्फ चेहरे की बात करते हैं, तो चेहरे को उन्होंने तोला कि चेहरे पे नाक और माथा चेहरे का गुरुदेव के दायरे में आते हैं। तो हमारी दाईं आंख सूर्यदेव के दायरे में आती है। दाईं आंख कौन सी हुई हमारी? दाईं आंख हुई हमारी, डी स्टैंड फॉर दाई। तो हम दो बना लेंगे, ये अपने हाथ पे बना लें। जो डी वाला हाथ है वो दायां, जो बी वाला हाथ है वो बायां। अब आप अपने आप बना के फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कौन सा डी वाला कौन सा बी वाला है। दैट्स ए सिंपल फाइंडिंग, क्योंकि दाएं और बायां बड़ा मुश्किल होता है कई बार याद रखना। सो मेरे पर्सपेक्टिव से डी वाला जो हाथ बनता है वो बनता है मेरा राइट साइड। डी स्टैंड फॉर राइट हैंड, दायां स्टैंड फॉर राइट हैंड, बी स्टैंड फॉर लेफ्ट, तो बायां स्टैंड फॉर लेफ्ट हैंड। ये बड़ा इजी है, अगर किसी को नहीं याद रहता तो दोनों हाथ में शक्ल बनाए, देखिए बी और डी कहां बन रहे हैं। दैट्स इट, इतना सा काम है। तो राइट हैंड जो है, राइट हैंड की राइट साइड की जो आंख है उन्होंने सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करी, तो लेफ्ट साइड की आंख, बाई आंख, उन्होंने चंद्रमा को रिप्रेजेंट करी। गाल वो बोलते हैं शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, गाल। मंगल अगर नेक है तो इंसान के जो ऊपर के ऊपरी साइड के जो लिप्स होते हैं, होठ, वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे के जो होठ होते हैं वो मंगल बद को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल अगर मैलेफिक है तो। नाक का अगला हिस्सा बुध को रिप्रेजेंट करता है। दांत बुध को मानते हैं हर जगह पे, बट मैं यहां पे एक क्लू देता हूं आपको। दांत जो होता है ना, हड्डी होता है एक प्रकार से, एक सॉलिड फॉर्म है, स्टोन है ये। दांत इज एक्चुअली स्टोन, और दांत इज ए कटिंग टूल। कटिंग दांत से होगी, और कटिंग टूल जो होते हैं ना वो मंगल के होते हैं। दांत, फॉर्मेशन ऑफ दांत जो हैगा वो मंगल है। उसके दांत जो टिकाव होता है ना, वो हमारे मसूड़े और गम्स का जो पूरा सिस्टम है उस पे टिकता है। और कैविटी भी लगती है ना, तो दांत के अंदर से होके वो एक्चुअली जब तक वो मसूड़ों में नहीं जाती ना तब तक वो इफेक्ट काम ज्यादा नहीं करती। जहां मसूड़ों में कैविटी चली गई वहां पे वो दांत खराब हो जाता है, ट्रीटमेंट पे चला जाता है। तो इसलिए जब हम, अगर आप देखें कि जब दांतों का ट्रीटमेंट की बारी आती है, हम बोलते हैं बुध की दशा चल रही होगी, बुध का ये प्रॉब्लम। एक्चुअल में कैविटी वहां पे उस लेवल पे जा चुकी है जहां पे बुध की ट्रीटमेंट चाहिए। जब तक आपकी कैविटी दांतों में होती है ना, वो फिलिंग विलिंग करके ठीक हो जाती है, उसमें ऑपरेशन नहीं होता, मतलब आरसीटी वगैरह जो जो होता है वो सब नहीं होता। द मोमेंट वो बुध के अंदर जाती है, अब आरसीटी की नौबत आ जाती है, तो हम बोलते हैं बुध की तरफ जा रही है। इसी प्रकार से दांतों को साफ करने के लिए हम बोलते हैं ना फिटकरी का इस्तेमाल करो। एक्चुअली फिटकरी हेल्प्स टू प्रोटेक्ट गम्स। आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। और गम्स जो होते हैं वो बुध के होते हैं, और फिटकरी बुध की होती है, दांतों में की वही है। दांतों की बुनियाद बुध के ऊपर है। अगर बुध ने मजबूती से नहीं पकड़ा तो दांत गए। बुध और मंगल का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है लाल किताब में, और उन्होंने बुध को बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह माना है पूरी लाल किताब में। ये दांतों की थोड़ी सी व्याख्या थी कि दांत को हम
बुध कब ले और मंगल कैसे पकड़े, ये मेरी अनुभव से मैंने आपको शेयर किया। ये बुक्स के अंदर आमतौर पर लिखा हुआ नहीं मिलता इस विषय पे। शनि, हमारी पलकों के जो बाल होते हैं उनको शनिदेव बोला गया। राहु को ठोडी बोला गया और केतु को कान बोला गया चेहरे की विशेषताओं में। तो उन्होंने चेहरे की विशेषता इस प्रकार की, और इंसान की बॉडी की बात करें तो मंगल को वो बोलते हैं, मंगल जो है लीवर का कारक है, जिगर का कारक है, जिगर। और गुरुदेव को बोलते हैं, गुरुदेव सिर और धड़ को मिलाने वाली गर्दन, सिर और धड़ को मिलाने वाली जो गर्दन है उसको वो बोले गुरुदेव बोलते हैं। नजर, नजर, दूर की नजर या तीखी नजर या पैनी नजर या टेढ़ी नजर, उन्होंने उसको बोला शनिदेव। और केतु को बोला धड़ और राहु को बोला सिर। ये तो नॉर्मल बात है। दिमाग, जुबान, दिमाग, जुबान, सब, द कॉन्शियस माइंड, द कॉन्शियस माइंड इज बुध, जुबान इज बुध। जुबान पे सरस्वती का वास होता है, बुध। और गर्दन और धड़ के बीच में आती है, क्योंकि हमारा जो ये हिस्सा होता है ना, यहाँ से मतलब ये जो आई डोंट नो, ये जो दिख रहा है यहाँ पे सरस्वती का वास यहाँ होता है, ये जो यहाँ। इसलिए आपने देखा कई लोग ना यहाँ पे पीला टीका लगाते हैं, तो सरस्वती का वास होता है, गुरु भी इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए गुरु की बदुआ नहीं चाहिए कि सरस्वती कब बैठी हो तो पता ही चलेगा। इसलिए बच्चे को बदुआ नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कब उसके मुंह से सरस्वती का वास आ जाए पता ही चलता। इसलिए हीजड़ जो होते हैं वो बुध में आते हैं, उनकी बदुआ नहीं लेनी चाहिए, पता नहीं कब सरस्वती का वास आ जाए। ठीक। और सबको पता सरस्वती का मतलब जो बात निकल गई वो बात हो गई। क्या रह गया? चंद्रमा रह गया। चंद्रमा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अंदरूनी दिमाग, ऊपरी दिमाग, और हमारा दिल। दिल मतलब इमोशंस, यहाँ पे दिल का मतलब यहाँ पे इमोशन से है। और दिल जो हार्ट वाला दिल है वो उन्होंने उसको बोला सूर्यदेव। इसलिए सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड टुगेदर इंसान की पूरी जीवन की रूपरेखा डिसाइड करने के काबिल होता है। रीजन जो सबकॉन्शियस में स्टैब्लिश होगा, लिखा जाएगा, वो कॉन्शियसली इंसान करेगा। और जो ये दो काम प्लैनेट काम करवाएंगे, इंसान के रिजल्ट्स प्रभावित कर जाएंगे लाइफ में। और कॉन्शियस सबकॉन्शियस चंद्रमा बुध अगर इंसान का सही नहीं है तो पागल भी वही है, एक्सीडेंट भी वही करेगा, सुसाइड भी वही करेगा, और रेप भी वही करेगा, कत्ल भी वही करेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड एक ऐसे माइंड है जो इंसान से सारी प्रकार की धारणाएं करवाने के लिए उसको जो मजबूर कर देते हैं। उसके साथ बाकी प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं, मैलेफिक होगा, मंगल होगा, हिम्मत देगा, वो सब चीजें आएंगी, वो अलग बात हुई। बट दीज आर द मेजर टू प्लैनेट्स दैट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग द टास्क। तो उन्होंने जो बॉडी की व्याख्या करी वो किस इस प्रकार से करी। हम डिटेलिंग में जाके पढ़ेंगे जब हम लाल किताब वास्तु पढ़ेंगे, बट फॉर ए शॉर्ट नोट, अब जब वो ये कहते हैं कि हमारा शरीर, चेहरा प्लैनेट्स ऐसे लिंक करता है, और हमारा शरीर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंद कमरे में या बंद घर में या किसी
भवन में घर के अंदर आता है, जिसको घर हमेशा वो खाना बोलते हैं, और घरों में रहता है, तो पक्के घर भी हमने पढ़े। तो वो कहते हैं जो लाइट की डायरेक्शन है, रोशनी की डायरेक्शन घर में आ रही है, वो आपका सन है। इसकी डिटेलिंग में हम बात करेंगे जब लाल किताब वास्तु करेंगे, बट टू अंडरस्टैंड, टू हैव अ शॉर्ट नोट ऑफ इट। और घर में जहां पे सफेदी है, सफेदी से मतलब व्हाइट वॉश नहीं है, जहां पे उजाला एक तरीके से व्हाइटनेस है, ठीक, वो है आपकी घर की वेल्थ। और घर में रखी हुई चीज वस्तुओं में लोहा जो है और अंधेरा जो है और अनक्लीन एरिया जो है, वो आपका शनि। और घर के बाजू वाला जो घर है, नेबर, वो है बुध। नेबर से रिलेशनशिप शनि है, दो चीजों फर्क है। बाजू वाला पड़ोसी तो बुध हुआ, लेकिन बाजू वाले पड़ोसी से रिलेशनशिप शनि है। थोड़ा डिफरेंस इसलिए बताया कि जब तब तीसरे घर में देखते हो, तीसरा घर सबको समझ में आता है कि पड़ोस है, तीसरा घर बुध का होता है, वो पड़ोस ठीक है, लेकिन पड़ोस के रिलेशन वो शनि। और तीसरे घर में शनिदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वहां पे रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है। फिलहाल उस व्याख्या में भी आ जाएंगे, लेकिन टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ हाउस, बीट इंटरनल और बीट एक्सटर्नल, इज प्योर शुक्र। हाउ गुड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर हाउस इज जस्ट शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बढ़िया पोजीशन में बैठा है, आपका घर हमेशा चमकता हुआ पाएगा, चाहे किस तरह भी घर कैसा हो, इरिस्पेक्टिव की बड़ा है छोटा है, बट इट विल शाइन लाइक ए शुक्र। एंड द कंडीशन ऑफ शुक्र इज नॉट गुड, तो आप ऊपरी ऊपरी दिखावा कर पाओगे, शुक्र की गहराइयां नहीं दे पाओगे। घर के अंदर हर जगह पे जो फायर एलिमेंट है वो मंगल है। इट कैन बी स्टोव, इट कैन बी हीटिंग एलिमेंट्स, वो मंगल है। घर की हवा, घर की हवा वो बृहस्पति देव है। अब आपके घर में हवा कैसी है, खुशबू या बदबू, आलसी या मेहनती, पॉजिटिव या नेगेटिव, उत्तेजित या डंप। घर की हवा, आबो हवा, ये है बुध, बृहस्पति देव, ये है बृहस्पति देव, गुरुदेव। सो जब आप लोग पूजा करते हैं, पहले का रिवाज था, आई होप आज भी आप करते होंगे, तो जब आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया बत्ती जलाते हैं, तो पहले के रिवाज में उसको लेके पूरे घर में घुमाया जाता था, राइट, ताकि घर की आबो हवा शुद्ध हो सके। और हर कोने के अंदर लाइट का लालटेन लगाई जाती थी, तो कोई भी डार्क एरिया, डंप एरिया रखा नहीं जाता था इन जनरल, क्योंकि हर जगह लालटेन रखी जाती थी, सो दैट शनि देव का वास कम से कम हो सके। तो इस तरीके से उन्होंने व्याख्या करी ग्रहों की बनावट की,
अब ग्रह जो होते हैं, अभी हमने पढ़ ही लिया कि ग्रहों के पक्के घर कौन से होते हैं। अगर आप एक चीज को महसूस करें, बृहस्पति देव के 5 घर लाल किताब में पक्के घर बताए पंडित जी ने। 10वें घर को उठाएं खाली, 10वें घर में बृहस्पति देव नीच के माने गए और शनि देव वहां पे बिठा दिए गए अपने कर्म के ग्रह, कार्मिक ग्रह है, द ग्रह ऑफ प्रोफेशन, द ग्रह ऑफ कर्म, कर्म कारक ग्रह। आजू बाजू बृहस्पति देव स्पोर्ट में खड़े हैं। 9 के भी बृहस्पति देव मालिक है तो 11 के भी बृहस्पति देव मालिक है। और कर्म को बोलते तू कर्म कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। यह है शनिदेव और बृहस्पति देव की युति। तू काम कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, यानी कि भक्त आगे बढ़, गुरु पीछे खड़ा है। यह है शनिदेव और बृहस्पति देव की। तो जब इंसान कर्म करेगा, गुरु फल देगा ही देगा, क्योंकि पीछे भी गुरु जो ज्ञान दिया उसने शनि को, और आगे भी गुरु जो कर्म करेगा फिर गुरु से लेगा, आगे बढ़ेगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा। अब हम यहां पे बात करते हैं ऊंच के नीचे घर। वैसे सभी को पता ही है, बट फिर भी एक बार क्विकली, आप में किसी को ऊंच के नीचे घर ना ग्रह नहीं पता हो ऐसा कोई व्यक्ति, तो मैं रिपीट करता हूं, अदरवाइज वी मूव ऑन। सर रिपीट कर दीजिए ना एक बार। ओके। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं, और जहां पे वो उच्च के, वहां से कोई भी ग्रह विपरीत बैठ जाएगा तो वो नीच का है। तो सूर्यदेव 1 नंबर में उच्च के हैं तो अपोजिट ग्रह 7 नंबर पे तो नीच के हैं। चंद्रमा 2 नंबर में उच्च के हैं, हम उच्च की बात करेंगे, नीच के उसका उल्टा जाएगा तो नीच का है। राहु 3 नंबर में उच्च के हैं, गुरुदेव 4 नंबर में उच्च के हैं, बुधदेव 6 में उच्च के हैं, शनिदेव 7 में उच्च के हैं, केतु 9 में उच्च के हैं, मंगल 10 में उच्च के हैं, शुक्र 12 में उच्च के हैं। यह है उच्च के ग्रहों की। अब यहां पे ये बोलते हैं जो ग्रह बंद मुट्ठी में आ जाए, और बंद मुट्ठी की जो व्याख्या करते हैं वो करते हैं पृथ्वी और आकाश से। पृथ्वी और आकाश को वो बोलते हैं बंद मुट्ठी, क्योंकि पृथ्वी, आकाश, पताल, ये तीनों जगह भगवान श्री विष्णु ने अपने पैरों से नाप ली थी। ये कहानी आपको पता है सबको, ठीक। तो बीच के जो घर होते हैं, सेंटर हाउस, उसको विष्णु स्थल बोला जाता है। इसलिए उन्होंने बोला ये बंद मुट्ठी मुट्ठी के ग्रह हैं 1, 4, 7, 10, और इन 1, 4, 7, 10 के अंदर 4 ग्रह उच्च के आते हैं, सूर्य, बृहस्पति, शनि और मंगल। 1 में सूर्य उच्च का, तो 4 में बृहस्पति देव गुरुदेव उच्च के, तो 7 में शनिदेव उच्च के, और तो 10 में मंगल देव उच्च के। ये चारों ग्रह बंद मुट्ठी के ग्रह माने गए हैं, और ये चारों ग्रह बंद मुट्ठी के माने गए, और इस स्थान में जो ग्रह आ जाते हैं और जिसके बैठे हों वो विष्णु स्थल के अंदर आ जाते हैं, वो बंद मुट्ठी के ग्रह कहलाते हैं, जिनका प्रभाव जो होता है वो उन्होंने उत्तम बोला। जब आगे जाएंगे प्रभाव पे तो बात करेंगे इस पे। और बाकी जितने भी जगह बची वो सारे खुली मुट्ठी के ग्रह माने उन्होंने, जितनी भी जगह बच गई बाद में। दूसरे ग्रह पे, दूसरे घर के अंदर चंद्रमा उच्च का, तीसरे में राहु उच्च का, 5वें में कोई उच्च का नहीं होता, 6ठे में बुध उच्च का, 8वें में कोई भी उच्च का नहीं होता, 9 में केतु, 10 हमने ले लिया, 11 में कोई उच्च का नहीं होता, और 12 में
शुक्र देव उच्च के हैं। सर अगर उच्च के ग्रह बैठे मतलब उनका डिग्री हाई है, मतलब उनका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उससे। लाल किताब डिग्री पे नहीं आता, लाल किताब डिग्री पे काम नहीं करता। ठीक है, तो हम डिग्रीज की बात नहीं करेंगे इसमें। अब पंडित जी कहते हैं कि बंद मुट्ठी में अगर नीच के ग्रह आ जाते हैं, डेबिलिटेड ग्रह अगर बंद मुट्ठी में आ जाते हैं, तो ये बहुत ही मंदा फल देते हैं। वो मंदा वर्ड यूज करते हैं, बहुत ही मंदा फल देते हैं। और खुली मुट्ठी के अंदर बंद मुट्ठी यानी कि विष्णु स्थान में आ जाते हैं, तो विष्णु स्थान में बैठे बंद मुट्ठी के ग्रह विद रिस्पेक्ट टू दी इंसान की किस्मत में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। बंद मुट्ठी के ग्रह अगर नीच के आ जाते हैं तो इसी प्रकार अगर वो कहते हैं खुली मुट्ठी के अंदर अगर नीचे ग्रह आ जाते हैं तो इंसान की बंद मुट्ठी में, तो ये बोलते हैं कि इंसान की अध्यात्म के अंदर बहुत मंदा फल देते हैं। तो बंद खुली मुट्ठी के अंदर आए नीचे ग्रह इंसान की मेटलिस्टिक यानी कि संसारिक एक्टिविटियों के अंदर बहुत ही मंदा फल देते हैं। तो सेंटर को उन्होंने कनेक्ट किया अध्यात्म से और आउटर को कनेक्ट किया उन्होंने मेटलिस्टिक से। लाल किताब की दृष्टियां होती हैं अपनी, जो कि वैदिक से थोड़ी विभिन्न होती हैं। लाल किताब पहले घर में बैठा ग्रह सातवें घर को दृष्टि देता है। सातवें घर में बैठा ग्रह पहले को दृष्टि नहीं देता। ये डिफरेंस है। और ये 100% होती है। पहले घर में बैठा ग्रह सातवें घर को दृष्टि देता है और चौथे घर में बैठा ग्रह 10वें को दृष्टि देता है, और ये 100% होती है। और इसमें वो एक अपवाद कहते हैं। अपवाद यह है, आठवें घर के अंदर बैठा ग्रह अपनी उल्टी दृष्टि दूसरे घर को देता है, और जो कि 100% होती है। ये तीन दृष्टि जो होती है 100% कार्य करती है, वो ये कहते हैं। और ये वन साइड है, ये टू साइड नहीं है, ये वन साइड है। 1 से 7, 4 से 10, 8 से 2, ये वन साइड दृष्टियां हैं जो कि 100% कार्य करती हैं। अब 50% दृष्टि भी होती है। वो कहते हैं कि तीसरे भाव में बैठा ग्रह 9वें भाव को और 11वें भाव को दृष्टि देता है। और वही कहते हैं कि 5वें भाव में बैठा ग्रह 9वें भाव को दृष्टि देता है, जिसकी अहमियत 50% है। जिसकी अहमियत 50% है। क्या हुआ? तो तीसरे घर में बैठा ग्रह, तीसरे घर में बैठा ग्रह 11वें को, और तीसरे घर में बैठा ग्रह 9वें को, और 5वें घर में बैठा ग्रह 9वें घर को दृष्टि था, जिसकी की इंपॉर्टेंस उन्होंने बोली 25% है। दूसरे घर में बैठा ग्रह
दूसरे घर में बैठा ग्रह है छठे घर को, आठवें घर में बैठा ग्रह है 12वें घर को, और छठे घर में बैठा ग्रह 12वें घर को, और आठवें घर में बैठा ग्रह 12वें घर को दृष्टि प्रदान करता है, जिसकी अहमियत 25% उन्होंने बोली, जिसकी ये अहमियत ट्राइन हो गया, ये ट्राइन हो गया ना ये। नहीं, ट्राइन नहीं बना ना सर, ट्राइन कैसे बना? ट्राइन तो बना 2-6 का, तो ट्राइन में जाता है, 2-6-10 तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ, 2-6 का जाता है, लेकिन 8-12 का जाता है, 4 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। 6-12 अपोजिट है, 6-12 अपोजिट है। एक मिनट, छह 12 अपोजिट है, तो ट्राइन एक्चुअली एग्जैक्टली ट्राइन नहीं बनेगा, बट हाँ ट्राइन के ऊपर हम बात करेंगे, आगे जाएंगे तो ट्राइन को भी कनेक्ट करेंगे, बताएंगे आपको कैसे कनेक्ट होगा वो। मगर सर 6 से 2 की उल्टी दृष्टि होती है। मैं आ रहा हूं अभी, मैं आता हूं अभी। इसमें अपवाद क्या है? अपवाद ये है, नौवें भाव से तीसरे भाव पे उल्टी दृष्टि जाती है, 12वें भाव से 12वें भाव में बैठे बुध छठे, ध्यान है, 9वें भाव में बैठे बुध तीसरी दृष्टि, सॉरी 9वें भाव में बैठे बुध तीसरे भाव को दृष्टि देते हैं, ये अपवाद है। 12वें भाव में बैठे बुध छठे भाव को दृष्टि देते हैं, ये अपवाद है। छठे भाव में बैठे शनिदेव, छठे भाव में बैठे शनिदेव दूसरे भाव को दृष्टि देते हैं, ये अपवाद है। ठीक, अब पंडित जी कहते हैं घर उल्टा 8 दूजे हो, ना देखे 5 ग्रह घर, घर बुध बहार 6, 9-3 मारे, शनि 6 से दूसरा घर। अष्टम भाव उल्टा देखता है 9वें को, बुध 12वें में हो तो छठे को देखता है, बुध 9वें में हो तो तीसरे को देखता है, शनि छठे में हो तो दूसरे भाव को देखता है। ये इसमें अपवाद दिया गया, ये इसमें अपवाद दिया गया। सर अगर अपवाद मतलब अगर उसका रिजल्ट को खराब करेगा, जिसका 9 भाव में बैठा ग्रह अगर तीसरे को दिख रहा है, तो तीसरे का जो भी पॉजिटिव भी अगर उसका भी बैठा है तो उसका रिजल्ट खराब कर देगा वो। ये डिपेंड करेगा कि देख किसको रहा है, अपने दोस्त को देख रहा है या अपने दुश्मन को देख रहा है, ये और अगर डिपेंड करेगा दोस्त को इसमें। देख रहा होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो दुश्मन को बेनिफिट देखेगा देगा, बढ़ाएगा, दुश्मन को देखेगा तो नेगेटिविटी बढ़ाएगा। ठीक है, जो आपने बोला छठे भाव का ग्रह शनिदेव अगर है तो दूसरे को देखते हैं वो। ठीक है जी, लाल किताब सोए हुए ग्रहों पे भी बात करता है। सोए हुए ग्रह का क्या मतलब हुआ? जो ग्रह एक्टिविटी के अंदर नहीं आ रहे, जो ग्रह एक्टिविटी के अंदर नहीं आ रहे, वो ग्रह लाल किताब बोलता है उनको सोए हुए हैं, यानी कि वो अपना अभी फल प्रदान नहीं कर रहे। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, इसको वैसे भी आज फर्स्ट डे की क्लास है, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप इट हियर। ठीक, ये जो एक्टिविटीज करी हैं इन एक्टिविटीज तक ही हम यहाँ पर रुकते हैं आज इन जनरल। एंड हमारी जो पूरी जो हमारी जर्नी रहेगी ये करीब 50 से 60 क्लासेस तक की रहेगी। इस जर्नी के अंदर हम पूरी लाल किताब के जो सिद्धांत है उस पर पूरे पे काम करेंगे, जिसमें ग्रामर इंक्लूड है,
लाल किताब की वार्षिक फल इंक्लूड है, महीना फल इंक्लूड है, जिसके अंदर लाल किताब की विशेषताएं, उनका प्रभाव, उनकी दशाएं, उनकी अंतरदशाएं, नॉट विषमत्री, लाल किताब की अंतरदशाएं, उसकी प्रिडिक्शन, लाल किताब का वास्तु, भृगुनंदी नाड़ी का वास्तु, ये स्पेशल है, जो कि पहले नहीं हुआ कभी भी। ठीक। और जिन्होंने फ्रेश एनरोलमेंट करी है, जिनकी एनरोलमेंट फ्रेश है, उनके लिए जो सर्टिफिकेशन होगा, दैट सर्टिफिकेशन विल गोज एज ए गुरुजी ज्ञान ट्रस्ट रजिस्टर्ड फोटो सर्टिफिकेशन होगा। एंड हमारी अपनी कंसल्टेंसी साइट है गुरुजी ज्ञान की, उस कंसल्टेंसी साइट्स के ऊपर फ्री रजिस्ट्रेशन होगा फॉर पेड प्रैक्टिस। उसकी एक कंडीशन है कुछ, जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, बट उसकी कंडीशन है दैट विल लेट यू नो आफ्टर अ टाइम, क्योंकि ये कोर्स की जर्नी भी काफी लंबी है। एंड बट वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करी जाएगी कि आपकी है कि नहीं, क्योंकि वो लाइव रजिस्ट्रेशन होगी, लाइव वर्किंग होगी, विच मीन्स थ्रू द गुरुजी ज्ञान आपके लाइक एस्ट्रो सेज या एस्ट्रो टॉक के अंदर होता है कि लोग फोन करते हैं और आप कंसल्टेंसी देते हैं या लेते हैं, सेम वे के अंदर दैट्स ए पेड कंसल्टेंसी टू फॉर यू। उसमें कुछ डिवीजन होगा, दैट विल शेयर इट लेटर ऑन। जैसे मैं एस्ट्रो योगी पे देता हूँ। हाँ, सिंपल एज दैट। आई एम ऑन एस्ट्रो योगी। हाँ, तो वो चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग थ्रू दी संपूर्ण लाल किताब, उनके लिए ओके ओके कॉम्प्लीमेंट्री है ये। ओके। इस सोए हुए घर का एक बार दोबारा बताइए। सर करेंगे, ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा, और मैंने स्टार्ट ही नहीं किया अभी, इनफैक्ट मैंने बताया ही नहीं अभी, तो अगर करना है तो पूरा कर सकते हैं, मतलब नहीं सर, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर लेट टाइम हो जाएगा, मजा नहीं है। हाँ, हम तो सर इसलिए फिर वो मैंने, सब मैसअप हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा जितना बोला है उतना। हाँ, सो मैंने इसलिए नहीं करवाया, बट सर हम इसमें फर्स्ट डे वैसे ही है ये। क्या क्या बोल रहे हो? नक्षत्र भी देखेंगे क्या? लाल किताब में नक्षत्र नहीं आते, अच्छा। लाल किताब नक्षत्र पे नहीं आता। जहाँ जरूरत होगी, जितना जरूरत होगी वैदिक से कनेक्ट करने की जरूरत होगी, वो मैं ले लूंगा आपको। जहाँ जितना जरूरत होगी विनोदी से कनेक्ट करने की, वो मैं ले लूंगा आप। लाल किताब नहीं करवाता, बट बिगनुंदी एंड लाल किताब का कॉम्बिनेशन जिसको आता है, इट्स अ फंटास्टिक स्टडी। रीजन, बिगनुंदी राशियों से ग्रह को कनेक्ट करके कार्य करता है, और लाल किताब भावों से ग्रह को कनेक्ट करके कार्य करता है। उसका जो कॉम्बिनेशन जो बना सकते हैं, इट्स अ परफेक्ट स्टडी। आपका हितल जी इनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी सर, मैंने सुना है जहाँ तक कि लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में भी काम आती है, वास्तु में भी काम आती है, और हीलर्स भी रेमेडीज के लिए सजेस्ट करती हूँ। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी वास्तु तो मैंने बता दिया। हीलर रेमेडीज के पर्सपेक्टिव से लाल किताब के टोने टोटके वी विल कवर इट। रेमेडीज जो होती है वो तो बाय डिफॉल्ट वो आएंगी, बट लाल किताब के जो टोने टोटके हैं वो भी हम करेंगे। लाल किताब के कुछ दोहे होते हैं, समय समय पे वो भी काम आते हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है, ऑल दीज एक्टिविटीज वी विल कवर इट। अब टोने टोटके से मेरा ये मतलब जादू टोना नहीं है यहाँ पे, बट टोने टोटके इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी पावरफुल फॉर लाल किताब। देख के की जाए, समझ के की जाए, इट्स वेरी पावरफुल। लाल किताब एक ऐसी बुक है जो अपने आप में एक ग्रंथ है, अपने आप में एक बाइबल है अपने आप में। द वेरी रीजन इज दैट लाल किताब इंसान को अपने जीवन को सुधारने का एक मौका देती है। एट द सेम टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्म सब प्रधान है। जो इंसान कर्म से खेल के लाल किताब के टोड़ने टोटके करता है सॉरी, तो जो इंसान कर्म से खेल के लाल किताब के टोड़ने टोटके करता है वो दुखी पाएगा, उसको इफेक्ट करेंगे। क्योंकि when you are treating a planet, किसी दुखी के किसी व्यक्ति के जो जेन्युइनली किए गए हैं उसके द्वारा की, मैं ये भी तरीका आपको बताऊंगा कि उसका इफेक्ट आप पे ना आए, वो इफेक्ट वहीं का वहीं चला जाए कुछ को। तो आई विल आल्सो लेट यू नो हाउ इट इज।
लेकिन जानते पूछ के किसी चोर उचक्के के टोटके करवाओगे तो उसका इफेक्ट तो आएगा भाई. You can't stop it. When you know the guy is doing a wrong activity willfully और उसकी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, लाल किताब उसकी सहमति नहीं देता हूं, बिल्कुल नहीं देता लाल किताब. अब आजकल की युग के अंदर पैसे के लिए सब काम होते हैं, तो लेट इट बी. पैसे के लिए कोई भी, इसीलिए लाल किताब के उपाय करने वाले कई लोग कई महंगे पैसे लेते हैं, 11,000, 21,000, 51,000 इस तरीके से चार्ज करते हैं. द वेरी रीजन वो उसको झेलते भी हैं फिर. ठीक, तो ठीक सर है, लाल दैट्स द किताब के मार्केट. होते हैं, वो पानी वाले, तो इनका क्या लॉजिकली होता है? जैसे बहुत जगह होता है ना कि पानी में कुछ बहा देना, हाँ, तो ये जब हम सब रेमेडी सुना पार्ट है। करेंगे तो इसको पानी में बहाना क्यों है, दबाने में दबाना क्यों है, कुछ चीज को कैसे करना, उसका रीजन क्या, बैकग्राउंड, हम वो एक्टिविटीज करेंगे. वो बहुत जरूरी है समझना लाल किताब में. सर मैरिज प्रेडिक्शन, बच्चों का प्रेडिक्शन, ये वाला भी हम करेंगे मैरिज इस बार? लाल किताब के अंदर आता है ये. ठीक है, तो तो सारी प्रेडिक्शन सारे एक्टिविटीज आते हैं। लाल किताब के अंदर, लाल किताब की सारी प्रेडिक्शन आती है, वो लाल किताब की सारी प्रेडिक्शन हम करेंगे. ठीक है, प्रेडिक्शन एक ऐसी चीज है जो कोई भी शास्त्र देने को तो कंप्लीट अपने आप में जिससे बनाई है वो लिखी है उन्होंने, लेकिन उसको पूरी तरीके से निकाल पाना किसी भी शास्त्र से इतना आसान संभव नहीं है. इसीलिए इट्स लाइक जैसे डॉक्टर के पास जितनी महारत हासिल होती है डॉक्टरी की, ये राम जी आपका, मैंने आप राम जी आपका माइक बंद किया, आपका ये माइक आप ऑफ रखें प्लीज. तो इसी प्रकार से जितनी आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान है, डिफरेंट डिफरेंट पद्धतियों का, कौन सी पत्ती कहाँ लगेगी वो आपके दिमाग में इंस्टेंट क्लिक करेगी जब आपको ज्ञान होगा, और वो वहां पे आपको कनेक्ट करता हुआ मिलेगा. एक ही पद्धति से अगर आप सारे इलाज करेंगे तो कई बार तकलीफ आएगी उसमें. इसलिए भिगुरंदी अपनी जगह कार्य करती है, तो केपी, लाल किताब या वैदिक, हर चीज अपनी जगह कार्य करती है. एंड बीइंग दी occult master, we supposed to have in-hand practice of all these modalities. ठीक है, तो सारे काम करती हैं. अगर आपके पास आपकी दिलचस्पी है और इच्छा है और करना चाहते हो तो हम ग्रहों के कारक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है वो, वैसे वो इजी सब्जेक्ट है वो. अगर आप याद भी होंगे आप सबको काफी सारी चीजें, तो कुछ हम करके देख लेते हैं, क्योंकि टाइम है अभी 10:15 बजे हैं, आधा घंटा कर लेते हैं. सर एक रिक्वेस्ट, एक बार पक्के कर, एक बार रिपीट कर दो, थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी, ज्यादा नहीं, थोड़ा फास्ट. एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज. पक्के ग्रह में रिपीट मैं कर एक देता हूँ. क्वेश्चन पूछ रही जी थी बोलिए बोलिए. कि ये हमने लाल किताब सीखा, तो एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी कि इससे आ जाएगी 50%, 60%? कितना परसेंटेज हमको पता चल जाएगा सर? आपको या फिर लाल किताब से डिफरेंटली लाल किताब का एस्ट्रोलॉजी पूरा पूरा? 100% पता चलेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. लाल किताब से लाल किताब से एस्ट्रोलॉजी आपको तो 100% आएगा. लेकिन आपको मैं ये ओके. कहना चाहता था कि अगर हाँ आपको एस्ट्रोलॉजी वैदिक का भी ज्ञान है तो आपको हाँ हाँ. कनेक्ट करने में इजी होगा, हेल्प होगी. ओके ठीक है, ओके. अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी आपकी अपनी विश है, लेकिन आप लाल किताब में पूरा नहीं लाल नहीं, किताब मेरी सीख विश तो जाएंगे थी कि विदाउट उसके नोइंग. बाद में एस्ट्रो भी सीखूं, ऐसा. क्योंकि मैंने जब एनरोल किया ना, तभी मैम से मैंने जो पूछा था लाल कि मुझे किताब एस्ट्रोलॉजी संपूर्ण नहीं कर रहे आती. हैं, जो हाँ लाल किताब संपूर्ण हाँ. कर रहे हैं और जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पहले नहीं करी, बिलीव मी, दे विल डू इट आफ्टर संपूर्ण. दे विल, बिलीव मी, उनके करते करते तक उनमें इतनी रुचि आ चुकी होगी, दे कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ डूइंग वैदिक और अदर मॉडलिटीज इन एस्ट्रोलॉजी. दे कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ देमसेल्फ. तो लाल, मैं पक्के का एक बार रिपीट कर रहा हूं. पहला घर सूर्यदेव का, दूसरा बृहस्पति का, तीसरा मंगल का, मंगल गुड मंगल, चौथा चंद्रमा, पांचवा बृहस्पति, छठा बुध केतु, सातवां बुध शुक्र, आठवां शनि मंद मंगल या बद मंगल, 9 बृहस्पति, 10 शनि, 11 बृहस्पति और 12 बृहस्पति राहु. थैंक यू. ठीक है, तो ये है 12 के 12
पक्के घर और लाल किताब से। ठीक। जमीन किसकी? जिसकी राशि वहां। सिंपल इजी। पक्का घर किसका? जो उन्होंने ये ग्रह बताए। खाना एक, मंगल की राशि, तो जमीन मंगल की। खाना 6 में बुध की राशि, तो जमीन बुध की। बुध की जमीन पे बुध का पक्का घर तो बन ही सकता, लॉजिकल है, बट केतु का भी है। ठीक। और एक चीज और बोली उन्होंने, राहु को उन्होंने बोला, राहु को उन्होंने बोला आकाश। और हवा जितनी ऊपर आकाश में जाती है उतनी हल्की होती है। लॉजिकल है, साइंटिफिक है। ठीक। तो वो ये बोलते हैं कि राहु और गुरु क्यों इफेक्टिवली काम नहीं हो पाते? गुरुदेव जितने राहु के कनेक्ट में जाते हैं उतना दम घुट जाता है। कैसे? जितने ऊपर जाएंगे उतना वो लाइटर इन वेट हो जाते हैं और उतना वो आकाश के समीप हो जाते हैं, और जितना आकाश के वो समीप हो जाते हैं उतना इंसान का दम घुट जाता है, और जितने वो नीचे होते हैं उतना हवा लेने में, सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो गुरु और राहु आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते। गुरु और केतु, केतु गुरु की जमीन पे उच्च का है। केतु गुरु की जमीन पे उच्च का है, और गुरु की तो अपनी जमीन है ही, वो गुरु की तो अपनी जमीन है ही। केतु बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बोला, केतु का जो कारक है, केतु है इंसान की धड़ शक्ति, और जो धड़ शक्ति है गले से नीचे है वो, और उन्होंने उसको गुरु से रिलेट किया। उन्होंने उसे गुरु का तत्व दिया, क्योंकि बताया था कि यहां से अपना उन्होंने सरस्वती का गला वास बताया, तो इससे नीचे का जो हिस्सा उन्होंने गुरु को दिया। उन्होंने बोला गुरु केतु की शुरुआत ही सरस्वती से हुई, कि गले से नीचे है ना, इससे नीचे है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट ही सरस्वती देव है, और जो कि गुरुदेव की अर्धांगिनी भी है। तो मिलन वैसे ही पक्का था। तो गुरु केतु के साथ, या केतु की कनेक्टिविटी गुरु से हो जाए तो बहुत सुंदर बताई गई है। एक आपको प्रैक्टिस के लिए एक टिप देता हूं, जो कि हमारा लाल किताब का पार्ट नहीं है। हम ऐसी चीजें जो जो समय समय पे कुछ कुछ आएंगी इंटरेस्टिंग सी, वो मैं बीच में दे दूंगा, अदर मॉडलिटीज की होंगी भले ही। सूर्य किसकी राशि में उच्च का है? मेष में, सबको पता है। कौन से नक्षत्र की कौन सी डिग्री पे परम उच्च है? आवाज नहीं आ रही है। अश्विनी 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 नक्षत्र की कौन सी डिग्री पे? 10 डिग्री पे। शायद 10। ओके। 10वीं डिग्री, चौथा चरण अश्विनी नक्षत्र का। राइट और रॉन्ग? अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। जाते जाते अश्विनी नक्षत्र के जाते से पहले सूर्यदेव प्रमुख हो गए। सूर्यदेव आत्म कारक ग्रह है, और केतु देव मोक्ष प्राप्त ग्रह है। आत्मा की अल्टीमेट मंजिल मोक्ष है। मेक सेंस? आत्मा की जर्नी में मोक्ष अल्टीमेट।
आई एम सॉरी, मेरा थॉट अच्छा नहीं है आज। तो आत्मा केतु के घर में, आत्मा मोक्ष के घर में परम उच्च है। आत्मा मोक्ष के घर में परम उच्च है। अभी जिसकी पत्री में, ये तो एक बात हो गई भी, अपने आप में परम उच्च हो गए। जिसकी पत्री में सूर्यदेव परम उच्च बैठे हैं वो तो वैसे ही बैठे परम उच्च ही। जिसकी पत्री में परम उच्च नहीं भी बैठे, ऐसी पत्री उठा के देख लेना आप, जहां सूर्य और केतु इकट्ठे बैठ गए, इंसान सबसे पहले छुट्टी बोलेगा ग्रहण दोष है इसका तो। और वैदिक के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे, पंडित जी के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। आप उसकी मानसिकता देख लेना, उसके पास मानसिक लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग आभास करने की क्षमता होती है, क्योंकि आत्मा मोक्ष से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इररिस्पेक्टिव वो उच्च की थी या नहीं थी। अब पंचम घर में बैठे हैं सूर्यदेव के साथ तो और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वहां पंचम घर बाय डिफॉल्ट सूर्यदेव स्ट्रॉन्ग है, चाहे किसी की राशि हो, इररिस्पेक्टिव। बाय डिफॉल्ट तो जब भूमि उन्हीं की है ना, जमीन उन्हीं की है, सूर्यदेव की जमीन है ना, जमीन सूर्य की, सूर्य वहां पे बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं, यानी कि आत्मा मोक्ष के साथ बैठी है। ऐसे व्यक्ति की बाय डिफॉल्ट आत्म शक्ति जो होगी, जो बेसिकली अभाव करने की शक्ति होगी, इंटरनल आभास, बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। और ऐसे आप प्रैक्टिस करके देखना। ये थोड़ा वैदिक का पार्ट था, क्योंकि डिग्री और नक्षत्र वहां चले आते हैं। सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरे बेटे को सूर्य केतु 5वें में है, तुला राशि। अब आप अपना डिग्री अनुभव का अपने आप बता दो। डिग्री नहीं है, वो पावर मेंटली बहुत, और अपने कॉन्फिडेंस में बहुत पावरफुल। उन ऐसे व्यक्ति को आभास बहुत जल्दी होगा। नहीं, बुद्धि भी आता है। एक चीज और ऐड करता हूं, अगर ये लेडीज की कुंडली में हुआ तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। द वेरी रीजन इज, लेडीज को बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल शक्ति है आभास करने की, बेटर देन सही बोला, मेल। सही बोला आपने। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ये कुछ अनुभव अगर आप रिलेट करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये वैदिक का पार्ट था, एक टिप था, तो आई जस्ट शेयर इट। ठीक है जी। आई थिंक आज की क्लास में आगे पीछे होता है तो भी होता है क्या? मैंने बहुत लोगों की देखा है कुंडली में। थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो फिर डिपेंड करता है कि किस पे क्या क्या और कनेक्ट कर रहा है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ग्रहण तो राहु से भी लगता है ना? हाँ, ग्रहण लगता है, मैं मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इंसान बोलता है जी इसका तो राहु केतु एक्सेस में सूर्यदेव आ गया, ग्रहण योग हो गया, केतु के साथ हुआ तो उसका प्रभाव अलग है, और गुरु सूर्य राहु के साथ हुआ तो उसका प्रभाव अलग है। सर अगर जी, राहु सूर्य के साथ है तो मतलब ग्रहण होगा, और केतु चंद्रमा के साथ होगा तो ग्रहण होगा, आई थिंक। केतु का चंद्रमा से कोई ग्रहण नहीं है। ये अगेन फिलॉसफी कहलाता है। ओके। ये यूट्यूब की फिलॉसफी है, हम करेंगे इसको, हमारे पास भी आएंगे, ये दोष भी आएंगे हमारे इसमें, वी विल डू इट, बट अगेन ये यूट्यूब की फिलॉसफी है। ग्रहण लगता ही राहु से है, केतु से नहीं लगता। ओके, ठीक है, राइट सर। तो इसमें भी करेंगे, बातचीत करेंगे इस पे भी। सर राहु के उपाय तो चंद्रमा से ही करते हैं। चंद्रमा को बल देते हैं, चंद्रमा को बल देते हैं। चंद्रमा को बल देने से राहु कंट्रोल में आते हैं, क्योंकि राहु अपने आप में एक मानसिक उलझन है, इल्यूजन है। और जब इल्यूजन बहुत बढ़ जाती है, जब इल्यूजन बहुत बढ़ जाती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इम्बैलेंस हो जाता है। करेक्ट। जब सबकॉन्शियस माइंड इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी सोचने समझने की क्षमताएं वीक हो जाती हैं, और ये अनदर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन या अनदर फॉर्म ऑफ मेंटल इश्यूज क्रिएट करती है। करेक्ट। इसलिए हम चंद्रमा को बल देते हैं। एंड एक पुरानी वो कहावत है ना, बीरबल वाली, दो लकीर साथ में खींची है, राजा ने बोला
बिना मिटाए एक को छोटी करना है तो एक को बड़ी कर दो, बीरबल कहीं ने बड़ी किया। कर। तो राहु को तो कुछ कर नहीं सकते, तो भाई चंद्रमा को बल देके ऊपर ले आओ। और माँ की गोद में बेटा हमेशा शांत हो जाता है, चंद्रमा माता है। हाँ ठीक। तो बताएं, आज में अगर करना चाहें तो आई कैन नहीं कंटिन्यू। छोड़ो सर, 10:30 तो हो गए सब, फिर वे लंबा खींचने की आदत पड़ जाएगी तो फिर बहुत परेशानी। होप आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, छोटा किया बट आई होप कि नहीं तो अभी 1.5 इंटरेस्टिंग घंटा तो होगा। ले लिया सर, 1.5 घंटा हो गया है। फील सर हुआ क्या? नहीं फील नहीं, नहीं हुआ। बहुत मजा आया सर क्लास में। बट सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे सर, जी। लाइक जैसे आपने दृष्टि पढ़ाई, तो उसकी अगर साथ में अगर प्रेजेंटेशन भी अगर स्क्रीन पे शो करें तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा हमें, कि मतलब विजुअली थोड़ा सा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। आज की क्लास हमने की थी, जहां जहां जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली आई विल पुट इट ऑन बोर्ड, हम बोर्ड पे लगा देंगे। राइट सर, बिल्कुल लगा देंगे इसको। थैंक यू सर। ठीक है सर वैसे यूजुअल टाइमिंग क्या है हमारे क्लास की? 9 बजे 9 बजे 9 है। बजे से 9 बजे से 1.5 से 2 घंटे ओके आपकी कैपेसिटी पे। आप मुझे 2 घंटे बोलोगे तो मैं तो 2.5 घंटे भी पढ़ा दूंगा। ओके ठीक है। नहीं सर 1.5 घंटा रखिए बस। सर नहीं सर 2 आवर्स तो आपकी क्लास 1.5 घंटा, तो ऐसा लगता है अभी तो स्टार्ट हुई है। सर अगर थोड़ा अगर लेट रात स्टार्ट बहुत डिले करेंगे हो जाती है। तो किसी को दिक्कत होगी क्या सर? अगर हाँ नहीं हर फिर कोई रात डिले हो जाएगी सर। चलेगा। देखो 9 की जगह लेट करेंगे तो ज्यादा लेट हो जाएगा खत्म करने में। 9 के 9:15 तो अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ऑफिस से आने में टाइम लग जाता है, तो 9:15 हो जाते हैं कई बार। ठीक है बट इससे ज्यादा लेट नहीं करेंगे 9:15 से ज्यादा, फिर अदरवाइज क्लोज करते करते 11 क्रॉस हो जाएंगे फिर वो। ठीक है सर। ठीक है एक तो सवाल ये था। जी। एक ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मैंने इंटरनेट में तो मिला है बट आई एम नॉट, मुझे पूरा इसका पता नहीं है कि सच जगह ऐसी इंफॉर्मेशन है। सर ये जो फिजिक्स और मैथ्स, इनका कारक प्लेनेट कौन सा है, या कारक कुछ भी है, कारक राशि हो या प्लेनेट हो, कौन सा है? शनि, देखो बहुत सारे हैं, शनि, मंगल, राहु, दीज आर टेक्निकल्स। केतु भी टेक्निकल है। अच्छा जो जो प्लैनेट मैलेफिक है वो टेक्निकल है, जो बेनिफिक है वो मैथमेटिकल है। जो बेनिफिक है वो मैथमेटिकल है। गुरु, बुध, जैसे गुरु बुध, ओके। ये मैथमेटिकल है। ठीक है। और जो लॉजिकल या जो जिसको आप बोल सकते हैं कि लाइक मेडिकल, या जो एक थोड़ा लेविश है, जो लेविश वाले प्लैनेट है वो चंद्रमा और शुक्र, वो लेविश है। मेडिकल में फिर सूर्य भी मेडिकल में आ जाता है। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो मैं एक वेबसाइट मंगल चेक, बताइए। मंगल टेक्निकल में जाता है ना, टेक्निकल। मंगल मंगल भी मैलिफिक मेडिकल है में ना। भी आता है ना सर? अच्छा सर मुझे आते नहीं तो पता। बहुत सारी चीजें आएंगे। उसका रीजन ये कि मंगल मेडिकल में क्यों आता है, अगर काटने तोड़ने फोड़ने की क्षमता चाहिए तो मंगल चाहिए, समझ रहा। खाली अच्छा दवाइयां देनी तो मंगल का कोई काम नहीं है। लाइक सर्जरी सर्जरी वाला जो डॉक्टर होगा वो सर्जी उसके लिए वाला, मंगल है। दांतों वाला, हड्डी वाला, वो मंगल चाहिए। काटना तोड़ना फीडना, ये मंगल की क्षमता चाहिए। खाली दवाई देनी तो सूर्य दे देगा। सर मैंने एक जगह पढ़ा है मैंने कि मेडिकल का जो है केतु है और सन रवि, केतु और औषधि का कारक है। औषधि का कारक है। अच्छा और सन? क्योंकि केतु, तो सन तो आपने मेडिकल बोला ही, केतु औषधि क्यों, केतु मोक्ष का कारक है। औषधि लगेगी तो इंसान बचेगा आगे। अच्छा और सूर्य तो मेडिकल हमने बोला ही, सूर्य तो हमने सूर्य मेडिकल है, ओके ठीक है। बोला ही। तो हम फिजिक्स का कारक करेंगे मतलब? ना, हम कारक हाँ करेंगे एक्चुअली, इसलिए मैं कारक करवाना चाह रहा था बट चलो नहीं हुआ। अच्छा अच्छा ठीक नहीं बोले बोले आप बोले। इसका मतलब मैंने फिजिक्स का कोई एक ही एक मात्र प्लेनेट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपको थोड़ा इधर उधर, ठीक है ओके, दो अगर तो तीन। ये हवाई हुआ, मतलब हम्म एयर ही हुआ, हम्म तो राहु, राहु इल्यूजन है, फुल ऑफ, टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ इल्यूजन। अच्छा जैसे एरोनॉटिकल आप और मैं यहाँ इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियर, आप अच्छा और मैं ओके यहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, इल्यूजन ही तो है। ओके एक दूसरे की ठीक है, शक्लें देख रहे हैं देख इल्यूजन के रहे हैं, माध्यम ओके से। ओके हाँ
ठीक है, ठीक। ओके ओके, फुल ऑफ इल्यूजन इज राहु, टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ राहु। ठीक है। इसलिए आज के युग में राहु की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए पहले के युग में राहु को इतनी महत्वता नहीं दी गई थी। क्या पहले का युग इल्यूजन बेस्ड नहीं था। हर एक के पास राहु है मोबाइल। अरे सर, हम राहु से तो कनेक्ट कर रहे हैं अभी तो इस समय डायरेक्टली, राइट। हर एक के और हाथ में है। हाँ, और अगर ये सब्जेक्ट केमिकल बेस्ड हुआ तो शनि भी आएगा इसमें। शनि भी फिजिक्स है, केमिकल तो फिजिक्स है। अच्छा, जहर, केमिकल, एसिड, केमिकल मेनली प्राइमरीली फिजिक्स, अरे केमिकल प्राइमरीली सैटर्न, शनि। शनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, केमिकली तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अच्छा, ओके, ठीक है। खनिज पदार्थ जो जमीन से निकलने वाले हैं वो केमिकल इन नेचर ही तो है। बहुत सारे निकलते हैं, बहुत सारे रसायन निकलते हैं जमीन के नीचे से, डिफरेंट डिफरेंट। पेट्रोल तो एक है और बहुत सारे निकलते होंगे। ठीक है सर। एसिडिक फॉर्म में बहुत सारी चीजें निकलती होंगी जमीन के नीचे से। आई एम नॉट ए केमिकल स्टूडेंट, केमिस्ट्री स्टूडेंट, तो मुझे उसके नाम नहीं पता, बट यू कैन रिलेट टू इट। जमीन के जमीन से बहुत केमिकल प्रोडक्ट निकलते हैं। These are chemical in properties, शनि। हाँ, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ लिक्विड में होते हैं, है ना। और ये जो कारक है, कारक बीएनएन में और लाल किताब या पराशरी, इन तीनों में अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन होता है। 95% सेम होते हैं, थोड़ा वेरिएशन होता है, ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा थोड़ा चलता है। ओके, ठीक है, थैंक तो यू। इसलिए जितने कारक हमें पता होते हैं ना, उतना बिकम इजी टू रिलेट, इजी टू उतना कुछ काम इजी रिलेट रिलेट ओके, हाँ, ओके, रिलेट। जुपिटर भी होते हैं ना फिजिक्स के कुछ काम। क्या कह रहे हो? फिजिक्स के कुछ काम जुपिटर से भी तो होते हैं लिंक, जो मैथमेटिकल जुपिटर फिजिक्स। से, हाँ, तो मैथमेटिकल लॉजिक का कारण तो जुपिटर है ही, फिर वहां पे जितना होगा, बट मोर ऑफ द फिजिक्स आर रिलेटेड टू बेलिफिक प्लैनेट्स। ओके, ठीक। तो आज की जर्नी को हम यहाँ पे रोकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये बोलिए, पढ़ा बोलिए। है सर, जो मैथमेटिक्स इन्होंने कनेक्ट किया सन से, और फिजिक्स को कनेक्ट किया मार्स, मंगल से। ये मैंने पढ़ा है, पता नहीं वो ऑथेंटिक है कि क्या है, नहीं पता। तो फिजिक्स को मंगल से तो हमने अभी बोला ही, आपके सामने बात की है फिजिक्स को टेक्निकल मंगल से। से, और मैथमेटिक्स को लेकिन इन्होंने वो सन से किया है। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो है वो सन से किया। मुझे नहीं पता सर, मुझे कहीं मिला भी नहीं ये। बुद्धि का जहाँ पे यूज होगा, लॉजिकल ब्रेन जहाँ पे यूज होगा, वहां पे बुध और बुध, गुरु और मैथ्स इंपॉर्टेंट के लिए है। बुध भी मिला है, दूसरी जगह मुझे वो मर्क्यूरी मिल। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे लॉजिकल ब्रेन चाहिए होगा, वहां पे आपको बुद्ध चाहिए ही होगा। ओके, ठीक है। बुद्ध के बिना पढ़ाई आगे लॉजिकली नहीं बढ़ती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली तो बुद्ध गुरु भी दे देगा, लेकिन लॉजिकल बुद्ध चाहिए, लॉजिकल ब्रेन बुद्ध है। ओके, ठीक है सर। बाकी कोई भी ब्रेन लॉजिकल नहीं है। अगर बुद्ध आपको नहीं मिल रहा तो साथ में हमें लॉजिकल पढ़ाई को लंबा लेके जाने में तकलीफ होगी। ओके, गुरु हमें मिल जाता है तो हमें लॉजिकल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हम काइंड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज लंबी ले जाते हैं, काइंड ऑफ, क्योंकि गुरु जो है प्रशासन है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है गुरु। ठीक, ठीक है गुरु को हम मेरे जी बोले, आप बोले। सर मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन था। मैंने एक बुक में भी पढ़ा था और मैंने शायद यूट्यूब पे भी किसी वीडियो में देखा था कि जो 11th हाउस है वो शनि और बृहस्पति का है। शनि की भूमि है, पक्का घर बृहस्पति का है। ओके, हमने बोला शुरुआत में, इसलिए क्लियर किया। जो घर जिस राशि के साथ, कालपुरुष के साथ कनेक्ट करता है, वो उसकी भूमि है। जमीन शनि की है, पक्का घर बृहस्पति ने बनाया। क्यों बनाया, समझना बात को। 9वें घर में जमीन भी बृहस्पति की थी और घर भी बृहस्पति का था। 9वें घर एक कंसेप्ट आता हूँ, वैसे ये भिगुंदी का कंसेप्ट है, बट आपको बताता हूँ फिर भी, इफ यू आर नॉट गेटिंग लेट। नो सर, नो इशू। कहानी है ये तो
पीछे वाला जो प्लैनेट होता है ना वो आगे वाले प्लैनेट को सपोर्ट करता है, अपने से दूसरे को सपोर्ट करता है। अब बृहस्पति देव अगर पीछे बैठे हैं 9 में और अपनी जमीन पे बैठे हैं तो उनके आगे शनि देव है जो अपनी जमीन पे पक्का घर बना के बैठे हैं। तो शनि देव बृहस्पति देव के मतलब से दूसरे हैं, यानी कि 9th 10th इज सेकंड टू 9th। जब बृहस्पति देव ने सपोर्ट दिया शनिदेव को, शनिदेव ने उनको भूमि दे दी, बनाओ अपना पक्का घर। दैट्स वेयर आई सेड 9 और 11 दोनों साइड से सपोर्ट बृहस्पति ने दी कर्म को। कर्म, यू डू योर जॉब, आई विल सपोर्ट यू, गुरु स्टैंडिंग बिहाइंड बोथ साइड। तो हम अपना कार्य करें, हम अपना कर्तव्य करें और हम अपना कर्म करें तो गुरु हमें सपोर्ट देता ही देता है जीवन में। और सर लाल किताब के हिसाब से एक चीज और बताता हूं मैं आपको, किसी का भी 11वां प्लेनेट कहीं से भी पकड़ लो 11वां किसी का भी, वो उसके लिए लाभ पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 10वें का 11वां 8वां हाउस, 10वें का 11वां 8वां हाउस, शनि का पक्का घर 10, शनि का पक्का घर 8। अगर इंसान सही नियति से कार्य करेगा, अपना कर्म करेगा तो शनि फल देगा ही देगा। जब बात करते हैं वास्तु में जाते हैं, हम बोलते हैं शनिदेव वेस्ट का कारक ग्रह, वास्तु के अंदर बोलते हैं तो वो फुलफिलमेंट सेंटर है, इट्स ए डिजायर फुलफिलमेंट सेंटर। 8वां घर वो छुपी हुई प्रणाली होती है जहां से इंसान सही नियति से काम करे। तो 8वें घर से जब कार्य निकलता है और 10वें घर में जो कर्म होता है तो कर्म का 8वां 11वां है कर्म का, यानी कि 10वें का 11वां जो हाउस है वो 8वां है और दोनों का रिलेशनशिप शनि है। शनि फल देता ही देता है छप्पर फाड़ के, अगर सही नीति से कार्य हो जाएगा। और यही से प्रारब्ध भी आती है जब इंसान दोगलेबाजी करता है, छुपे हुए कार्य करता है, अंडर टेबल काम करता है, वो भी 8वें घर से आते हैं, तो उसके परिणाम भी वापस वही जाके मिलते हैं और वो प्रारब्ध भी वहीं लग के आती है। इसलिए ये थोड़ा सा बहुत ही डीप एस्ट्रोलॉजी में अगर आप जाओगे तो ये आपको बहुत क्लियर धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कहते हैं ना अपने कर्मों का हिसाब किताब, जिसका रेट्रोग्रेड शनि आएगा, थोड़ा सा आउट ऑफ टच है, लाल किताब के अंदर नहीं आता, वार्तालाप चल रही है तो कर रहे हैं हम। रेट्रोग्रेड शनि देव अगर आते हैं तो शनि देव उसके कार्मिक इफेक्ट को बता रहे हैं जीवन के उस जातक के, और जिस भाव में बैठे हैं ना उस भाव को इंसान को जीवन में अडॉप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वहां से उसके प्रारब्ध जुड़ के आ रही है और वो कार्य उसको जीवन में करना ही पड़ेगा। अब लेट अस अज्यूम कि 8वें भाव में यहाँ पे शनिदेव रेट्रोग्रेड आ गए तो इंसान को ऑकल्ट साइंस मेडिटेशन से जीवन जीना ही पड़ेगा, नहीं जिएगा तो पिटेगा ही पिटेगा। और ये कहीं पे भी आप रख दो पूरी चार्ट में, क्योंकि पूरा चार्ट सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, अदरवाइज पूरा चार्ट घुमा के देख लेते, बट ये कहीं पे भी रख दो आप शनिदेव को रेट्रोग्रेड करके किसी भी स्थान पे, वहां से कार्य उसको जोड़ दो। अगर वो इंसान वो कार्य नहीं करेगा, चाहे सेकेंडरी करे प्राइमरी नहीं, तो कार्य नहीं करे तो उसको बात पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वो वहां से प्रारब्ध लेके जीवन जी में आया है और शनिदेव क्रम लेके आ रहे हैं वहां से, अधूरा क्रम। सर सेकंड भाव तो फैमिली का होता है, सेकंड भाव का क्या कारक रहता है, मतलब शनि का अगर शनिदेव वहां पे आपका रेट्रो है क्या वहां पे? हाँ फैमिली के लिए डेडिकेट होना ही पड़ेगा। अगर इंसान फैमिली कुटुंब परिवार को कनेक्ट नहीं करेगा तो वो अधूरा रहेगा। फैमिली समाज, हमारा दूसरा भाव जो होता है हमारा कुटुंब परिवार के साथ हमारी वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं जो हमारी एजुकेशन आती है हमारे परिवार से, व्हाट यू कॉल, जिसको आप बोलते हैं ना नसीहत, मतलब राइट, नहीं राइट वर्ड इसका क्या, सॉरी, संस्कार। अब लड़की है, अगर मान लो शादी के बाद जो दूसरे घर जाती है
तो उस घर के संस्कार उसका प्राथमिक कर्तव्य है। अगर वो नहीं बनेगा तो वहां से जो आ रहे हैं कर्म वो रिलेट करेंगे ही करेंगे। अगर वो अडॉप्ट कर लेगा जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं तो फिर फाइट रहेगी। सर वो फैमिली का भी हो गया और वो धन का भी हो गया, दोनों चीजें रिलेट हो गई। हाँ, तो संस्कार क्या अडॉप्ट करते ही फैमिली में अपने आप अडॉप्शन चली गई ना। और ऐसे व्यक्ति को जब सामने की फैमिली, वैसे भी दूसरा घर जो है ना उसका ससुराल है लड़की के लिए, तो हाँ। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को उस फैमिली के जो देवी देवता हैं वो भी संस्कार का पार्ट में आता है, उसको अडॉप्ट इमीडिएट करके उसको फॉलो करना चाहिए। तो वही कुलदेवी देवता बोल रहे हैं आप या नॉर्मल? हाँ, कुल देवी देवता, ठीक है, राइट। अभी आई थिंक नाउ इट्स गुड टाइम टू close it, and I hope all of you have enjoyed the class, right? And I think I have not bored you. तो अपनी क्लास ऐसी चलती रहेगी, खेलते खेलते हंसते खेलते निकल जाएगा सफर 50-60 क्लासेस का। डॉक्टर इकबाल कौर जी, आपका हम आपसे प्रतिक्रिया नहीं ले पा रहे, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें जी। हाँ जी तो आप अपना फीडबैक या अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। सर, मुझे क्या कहते हैं ये कुंडली वगैरह जो है ये बनानी नहीं आती है। तो ओके, आप जैसे कुछ लोगों ने और भी क्लासेस अटेंड की हुई हैं, उनको कुंडली वगैरह से सारा कुछ पता है। नेक्स्ट क्लास तो में वो आपको भी कुंडली बनानी सिखा देंगे, इज वेरी इजी। नहीं तो मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, और आई विल टेल माय टीम टू गिव यू फर्स्ट 4 क्लासेस ऑफ वैदिक बेसिक्स। तो पहली 4 क्लास वैदिक बेसिक्स की वो दे देंगे आपको, एंड वहां से आप वो देख लीजिएगा बिफोर स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, वो कुंडली बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो आपको 1 मिनट में आ जाएगा। ठीक ठीक है, क्लास कब होगा? सॉरी, नेक्स्ट क्लास कब होगा? वेडनेसडे थर्सडे इज अ डे। ओके, ठीक है जी, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सबका, थैंक यू फॉर वेडनेसडे थर्सडे के सैटरडे एंड थर्सडे? नहीं सर, वेडनेसडे थर्सडे है। वेडनेसडे थर्सडे, सैटरडे का तो वी हैव बिगनुंदी, तो वी कैन नॉट डू ऑन सैटरडेज एक्चुअली। Okay. फ्राइडेज एंड सैटरडेज वी हैव बिगनुंदी ऑन दैट डेज। ठीक है, चलिए, Right. थैंक Good यू night, sir. सबको, नमस्कार नमस्कार, Good thank you. night. गुड नाइट सर। Good night. Thank Thank you very you. much. Thank you. Thank you. थैंक यू सर। हितल जी कुछ कह रहे हो आप? सर हाँ, बुक का पिक हाँ, बुक ठीक है, डन मिल जाएगी, हाँ। थैंक यू, विदाउट कलर सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार Thank सबको, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।